पानी 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 पानी। ए बिड़ू, अरे मेरे भाइयों और बहनों, तुम सब आ गए। चलो फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बिड़ू लोग, तुमने कभी सोचा है कि पानी में नमक क्यों घुल जाता है लेकिन तेल क्यों नहीं? और जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं बिड़ू लोग, उसमें से फिज क्यों निकलती है? बस आज हम घुस रहे हैं सॉल्यूशंस की दुनिया में, जहाँ केमिस्ट्री और डेली लाइफ एकदम दोस्त बन जाते हैं। तो चल बिड़ू, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बिड़ू लोग, अब चालू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बिड़ू लोग? जहाँ हर जगह सेम सेम हो। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्वेंट प्लस सल्यूट भी कह सकते हैं, या फिर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एक ही बात हुई। सल्यूट क्या होता है बिड़ू लोग अपना? सल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। अगर याद नहीं रहता ना तुम लोग को बिड़ू लोग, तो ये देख लो कि सल्यूट में सिर्फ 6 लेटर हैं और सॉल्वेंट में 7 लेटर हैं। सॉल्वेंट में 7 लेटर हैं यानी वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बढ़ाते हैं यानी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है अपने सॉल्यूशन में। समझे बिड़ू लोग? एग्जाम्पल देख लो भाई बिड़ू लोग, शुगर प्लस वाटर। बिड़ू पता है ना तुझे, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और हम लोग ना थोड़े बहुत सिमिलर है। किसी की तरफ घुल तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले ही पसंद करें या ना करें। ज़्यादातर केसेस में वन साइडेड निकल जाता है भाई, बहुत कष्ट होता है। मत पड़ना भाई ये सब चक्करों में जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एनीवेज, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। तो बिड़ू लोग, अब अपन लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। पहला टाइप आता है भाई लोग सॉलिड एंड सॉलिड, बहन लोग भी, जो होता है अपना अलॉयज यानी ब्रास एंड ब्रोंज। और उसका बाद अपना आता है सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड टाइप बिड़ू लोग, जो कि है शुगर इन वाटर। तो बिड़ू लोग अब आता है लिक्विड इन लिक्विड, यानी अपना अल्कोहल इन वाटर। फिर आता है अपना गैस इन लिक्विड, यानी CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। चल बिड़ू, अब अगले आगे बढ़ते हैं। तो बिड़ू लोग, आखिरी टाइप गैस इन गैस, यानी अपनी हवा। माइक बड़ा सस्ता है तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो बिड़ू लोग, हम लोग पहुंचते हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हमारा पहला आता है मास परसेंटेज, यानी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। हमारा दूसरा आता है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। होता है ये इसका फॉर्मूला Na/Na + Nb। और ये ज़रूरी नहीं कि ए बी ही रहे, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल से दिया है। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे, ए और बी, और मुझे मोल फ्रैक्शन जो था वो ए का निकालना था बिड़ू लोग, समझे? तो उसका फॉर्मूला आता है Na/Na + Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऐड हो जाएंगे, जिसका फाइनल आंसर निकलेगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और वैसे हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं बिड़ू लोग। और जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ना बिड़ू लोग, इसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अभी मैंने मोल फ्रैक्शन ए का निकाला बिड़ू लोग, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे XA से, समझा मेरे भाई और बहनों? और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या मैं जान लो, मोल फ्रैक्शन का होता है रूल एक कि मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला भाई लोग और बहन लोग, और मैंने फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। अगर आया तो ये मोल फ्रैक्शन है बिड़ू लोग, अगर नहीं आया तो नहीं है। चल फिर आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बिड़ू, अब हम लोग पहुंच गए मोलैरिटी पे, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अब हम लोग बढ़ते हैं मोलैरिटी की तरफ, जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं बिड़ू लोग, और उसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चल बिड़ू आगे बढ़ते हैं। तो बिड़ू लोग, अब हम लोग पहुँचते हैं सल्यूबिलिटी की तरफ। सल्यूबिलिटी क्या है? सल्यूबिलिटी बेसिकली एक दोस्ती टेस्ट है सॉल्वेंट जैसे पानी और सल्यूट जैसे नमक या चीनी के बीच। मतलब बिड़ू लोग, कितना सल्यूट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल के एकदम बिंदास सोल्यूशन बनाता है, उसको ही बोलते हैं सल्यूबिलिटी। समझने के लिए, एक गिलास पानी ले, उसमें 1 चम्मच नमक डाल, मस्त घुल गया। अब और डाल, और एक पॉइंट के बाद बोलेगा भाई अब और नहीं घुलूँगा, बस वो जो लिमिट है ना,
वही है सॉल्युबिलिटी उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे। और एक और फंडा समझाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ जाए ना बीड़ू लोग तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी चीनी गर्म चाय में जल्दी घुल जाती है, ठंडी लस्सी में स्लोली घुलती है। गैसेस के केस में उल्टा होता है, प्रेशर ज़्यादा हो तो गैस ईजिली घुलती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक बॉटल में CO2 प्रेशर पे बंद होता है। और सिंपल लाइन में अगर हम लोग बोलें तो सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है कि कितना सॉल्यूट वो अपने अंदर घुसा सकता है बिना झगड़ा किए। ठीक है, बीड़ू चाहे नमक हो, चीनी हो या CO2, हर एक का अपना लिमिट होता है। और बस यही था अपना सॉल्युबिलिटी। और ये भी देख लो, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बीड़ू लोग मैंने जैसा भी बोला था उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो होता है लिमिट उसका, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और उसके बाद बीड़ू लोग अपना हेनरीज लॉ आता है, इसका फॉर्मूला ये है C = KH/P, जिसमें बीड़ू लोग अपना C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड यानी सॉल्युबिलिटी होता है, P हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, KH हमारा हेनरीज कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट गैस और सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकता है बीड़ू लोग। और हेनरीज लॉ ना एकदम सोडा वाला फंडा है। जैसे ये लॉ बोलता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड के अंदर है वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान ले तेरा कोई भी एक लिक्विड है, जैसे देख एग्जांपल लिख क्या मतलब सुन, कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलने से पहले अंदर CO2 हाई प्रेशर पे होती है, इसलिए वो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व रहता है। जैसे ही तू ढक्कन खोलता है आवाज़ आती है ना, क्योंकि प्रेशर हट गया और गैस भाग गई। यही है हेनरीज लॉ इन एक्शन। और वो जो गैस भागती है ना वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर घट जाता है। जैसे तू खोलेगा तो निकल जाता है ना प्रेशर, तो घट जाता है प्रेशर घट जाता है तो फिर तेरी सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है बीड़ू लोग। सॉल्युबिलिटी घटती है तो फिज़ बाहर आ जाता है, जो अंदर रहता था वो बाहर आने लगता है, क्योंकि तूने उसका पार्शियल प्रेशर उससे छीन लिया, उसे कम कर दिया है। और लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो गैस जो सॉल्युबल होता है उस लिक्विड के अंदर। तो तूने जैसे निकाला वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हुई तो वो जो तेरा गैस होता है वो फिज़ के फॉर्म में बाहर आ जाता है। समझा बीड़ू? चल अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और बीड़ू लोग, मुझे लगता है तुम में से कुछ लोगों को शायद ये डाउट हो कि सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो ये बताती है कि उसके सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल सकता है। ठीक है, और जो सैचुरेशन होता है वो एक स्टेट या फिर कंडीशन होती है बीड़ू लोग, कि ये बताता है कि आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और ये बताता है कि आपकी एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे पहुंच चुकी है उसी कंडीशन पे, उसी स्टेट पे। और ये बस पोटेंशियल बताता है उस चीज़ का, लेकिन ये रियलिटी में पहुंच जाती है उस पर। मान लिया थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। समझा बीड़ू? चल फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो वीडियो को हम लोग पहुंचते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहले फार्मूला आता है जो कि होता है राउल्ट्स लॉ का फार्मूला। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ एकदम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मस्ती का प्रेशर रूल है। लॉ बोलता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के, और इसकी इक्वेशन यही है PA = XA × PA0। हमारा जो PA है वो है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर, XA है सॉल्वेंट A का मोल फ्रैक्शन, PA0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है बीड़ू? समझने के लिए एक सीन लेते हैं। सोच तू पार्टी में है, अगर सिर्फ तू यानी सॉल्वेंट फ्लोर पे डांस कर रहा है, फुल एनर्जी है, फुल वेपर प्रेशर है, तेरे पास ज़्यादा खाली एरिया भी है नाचने के लिए। अब मान ले दोस्त आ गए, वैसे तो भाई दोस्त आ जाते तो फिर एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है, लेकिन इस केस के हिसाब से दोस्त आएंगे तो तेरा एरिया कम होगा। एरिया कम रहेगा तो तू मतलब तेरे दोस्त को तू सल्यूट मान, तू सॉल्वेंट है, तू फ्लोर पे नाच रहा है फुल एनर्जी फुल वेपर प्रेशर के साथ जब तक दोस्त नहीं आए। जैसे ही दोस्त आए क्राउड बन गया, दोस्त तेरे सल्यूट है, तो थोड़ा स्पेस लूज़ कर गया,
उतना चिल नहीं कर पाया, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब सल्यूट आने से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सरफेस पे कम हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। समझा बिड़ू? चल अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो बिड़ू लोग अब हम लोग पहुँचते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बिड़ू लोग? जो कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे जो सल्यूट के नंबर होते हैं उसी पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। मतलब चाहे तू चीनी डाले या नमक, अगर मोल्स सेम है तो इफ़ेक्ट भी सेम होगा बिड़ू। तो बिड़ू लोग अपना पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसकी डेफिनेशन होती है द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन एन आइडियल सोल्यूशन विद अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। कुछ समझ आया? नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं अब समझाता हूँ तुम लोग को, भाई लोग और बहन लोग। पहले बिड़ू लोग तुम लोग इसका फॉर्मूला देख लो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का, जिसमें तुम लोग का जो ये PA0 है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, जो PS है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सल्यूट डाला गया है, और जो ये XB है ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। PA0 ये सेम है। और अब हम लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चल बिड़ू, हम लोग अपने बिड़ू स्टाइल में से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन? द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इन एन आइडियल सोल्यूशन विद अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यानी तेरा जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है, द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी चीज़ के रिलेशन में अगर तेरा वेपर प्रेशर घट रहा है और वो एक आइडियल सल्यूशन के अंदर घट रहा है, वो सल्यूशन जो है वो आइडियल है, और उस सल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उसमें जो तेरा सल्यूट है वो तेरा नॉन वोलेटाइल है। आइडियल सल्यूशन क्या होता है बिड़ू लोग? वो सल्यूशन जो तेरा राउल्ट्स लॉ फॉलो करे। उसमें मान ले तेरे पास दो कंपोनेंट है A और B। एक आइडियल सोल्यूशन में तो तेरा आइडियल सोल्यूशन का AA इंटरेक्शन यानी A और बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो AB इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन, ये तीनों इक्वल रहेंगे। और तेरा आइडियल सोल्यूशन के अंदर ना बिड़ू लोग वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, यानी डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। और तेरा जो एंथैल्पी है यानी टोटल हीट कंटेंट, यानी तेरा जो एंथैल्पी है वो भी, उसका डिफरेंस भी 0 ही रहता है। यही अपना आइडियल सोल्यूशन। तो किसी चीज़ के रिलेशन में जो तेरा वेपर प्रेशर घट रहा है किसी आइडियल सोल्यूशन के अंदर विद नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज ना हो सके, जैसे तेरा सॉल्ट और शुगर है, वेपराइज नहीं हो पाते तो ये नॉन वॉलेटाइल है। तो एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट और एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा सल्यूशन जो कि आइडियल हो। एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट और एक आइडियल सल्यूशन के अंदर अगर किसी चीज़ के रिलेशन में तू वेपर प्रेशर घटा रहा है, तो वो जो घटा हुआ वेपर प्रेशर होगा किसी चीज़ के रिलेशन में, वो तेरे सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। ठीक है बिड़ू? यही थी तेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कुछ मेरे लोगों, भाई लोग, बहन लोगों को ये डाउट रहता है कि जो वेपर प्रेशर है और पार्शियल प्रेशर है उसमें क्या डिफरेंस है। वेपर प्रेशर बिड़ू लोग तुम्हारा ये होता है कि एक क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर किसी भी गैस का जो पार्टिकल्स ऊपर आके एक प्रेशर बनाता है, उससे तुम लोग वेपर प्रेशर कहते हो। और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, उसमें हर एक गैस, जैसे मान ले तेरा कोई टोटल प्रेशर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ जो एक टोटल प्रेशर आ रहा है वो टोटल प्रेशर है, और उस टोटल प्रेशर में हर एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है उसे तू पार्शियल प्रेशर कहता है। वेपर प्रेशर तेरा एक क्लोज कंटेनर के ऊपर एक गैस से जो पार्टिकल्स ऊपर आके प्रेशर बनाते हैं वो तेरा वेपर प्रेशर हो गया। और इसमें हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। और तेरा पार्शियल प्रेशर वो होता है जो तेरे मिक्सचर ऑफ गैसेस के वजह से टोटल प्रेशर नहीं बनता। जो टोटल प्रेशर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का कंट्रीब्यूशन होता है, टीम वर्क होता है ना। तो मान ले टीम वर्क में अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हर किसी का लिखा रहता है। कभी कभी तुम लोग फाइल बनाते रहोगे तो उसमें तुम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हो ना, तो वही जो तुम लोग एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हो एक पर्टिकुलर टीम के अंदर, उसे ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। मतलब उसे नहीं कहते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि यही होता है वेपर प्रेशर।
मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का कितना रोल होता है उस टोटल प्रेशर के अंदर। मैंने पार्शियल प्रेशर बोला कि वेपर, हाँ पार्शियल प्रेशर अभी जो बोला, अगर गलती से वेपर प्रेशर बोल दिया तो माफ़ करना। ये अभी जो लास्ट बोला था 9, इसमें पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है बीड़ू लोग, चल आगे बढ़ते हैं। तो बीड़ू लोग हम लोग आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टी बी हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और के बी होता है हमारा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और हमारा स्मॉल एम होता है मोलैलिटी। इसमें हमारा क्या कहता है हमारा डेफिनेशन कि जो तेरा कोई एक सल्यूशन है जो एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट को कंटेन करता है, उस सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा उस सल्यूशन के सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा रहता है। यानी क्या, जो तेरा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ बीड़ू लोग, कि जो तेरे सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट को जो कंटेन करता है सल्यूशन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है तेरे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। सॉल्वेंट से मेरा मतलब प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। जो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट रखा है अपने पास, उसके बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा रहता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो विद अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है बेटे लोग, और इसमें ये भी देख लो, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो कांस्टेंट है इसका यूनिट भी हम लोग जान लेते हैं। जब हम लोग इस स्मॉल एम यानी मोलैलिटी का हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ यानी एलएचएस में लेके जाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। और हम लोग इसमें केल्विन में ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को, और मोलैलिटी का तो आपको पता ही है आप सबको, जो कि होता है मोल्स पर केजी। तो ये आ गया हमारा यूनिट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, केल्विन बाय मोल्स पर केजी। ठीक है बिड़ लोग, चल आगे बढ़ते हैं। तो बिड़ लोग हम लोग आते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू स्मॉल एम, जिसमें हमारा डेल्टा टी एफ है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ है हमारा डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, और हमारा स्मॉल एम है मोलैलिटी। बीड़ू लोग इसका डेफिनेशन हमसे क्या कहता है, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज़ लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। स्टेटमेंट थोड़ा हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसी से थोड़ा मैचिंग सा लग रहा है, बस चीज़ें उल्टी सी हो गई हैं। जैसे इसमें हमें ये सब बताया गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे सल्यूशन का, जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होता है, वो हमेशा उस सल्यूशन के सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है। जैसा हमारा उसमें था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले में, कि उसमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्यूशन का विद नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो वैसा ही इसमें कुछ है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपके सल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सल्यूट के साथ, वो हमेशा कम होता है आपके प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो समझे बीड़ू लोग, अब चल आगे बढ़ते हैं। और बीड़ू लोग ये जो के एफ होता है इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मैं ये बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। तो बीड़ू लोग हम लोग पहुँचते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस के बेसिक्स समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऑस्मोसिस के बेसिक्स में होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ पानी को जाने देती है, सल्यूट को नहीं। पानी हमेशा कम नमक शुगर वाली साइड से ज़्यादा नमक शुगर वाली साइड की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि नेचर को बैलेंस चाहिए भाई, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर करो ना। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का असली मतलब क्या है? अब मान ले तू एक सॉल्यूशन को एक क्लोज्ड कंटेनर में रखता है और एक तरफ सिर्फ पानी है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर तेरा सॉल्यूशन है बिड़ू। पानी सॉल्यूशन में घुसना चाहता है थ्रू ऑस्मोसिस, यानी उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर। उस पानी के एंट्री को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन वाली साइड पर डालना पड़े, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई। ठीक है बिडू, यानी जो तेरा प्रेशर लगेगा वो पानी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर सॉल्यूशन वाले साइड तक जाने को
उसी प्रेशर को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसका फॉर्मूला ये रहा। और जो पानी वाला साइड है वो सॉल्वेंट ही रहता है, सल्यूट नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, तो सॉल्वेंट ही रहेगा वो वाला साइड। तो सॉल्वेंट का जो पासिंग होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वही होगा तेरा ऑस्मोसिस। और इसका फॉर्मूला ये रहा, पाई इक्वल CRT, वेयर C इज़ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, R इज़ गैस कांस्टेंट, T इज़ टेम्परेचर केल्विन में, और ये रहा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। बीड़ू पता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझाते समझाते ना मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ना एकदम एग्ज़ाम प्रेशर जैसा है, अंदर और बाहर का बैलेंस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मानता हूँ मैं थोड़े लेम जोक्स मारता हूँ, लेकिन अभी अभी सीख रहा हूँ भाइयों। जब एक्सपीरियंस होगा ना तो तुम्हें हंसाते ही रहूँगा पूरे क्लास में और समझाते भी रहूँगा, देख लेना। तो वीडियो को अब हम लोग पहुँचते हैं नॉर्मल मोलार मास के तरफ। तो इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है कि जो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे तो उसमें अगर हम लोग मोलार मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो जो एक्चुअल मोलार मास होता है उस पर्टिकुलर सल्यूट का, उससे वो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि सल्यूट और सल्यूशन में शरारती हरकतें होती हैं। और इस एबनॉर्मल मोलार मास के दो केसेस आते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और एक बार समझा देता हूँ, और एक बार ये समझ लो भाई लोग और बहन लोग कि ये जो हमारा इसका केस है, इसमें जो हमारा एबनॉर्मल मोलार मास को नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि होता है ये I, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस एबनॉर्मल मोलार मास को नॉर्मल करने के लिए। डिसोसिएशन यानी जहाँ पे पार्टिकल्स टूटते हैं उस केस में I की वैल्यू होती है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। एसोसिएशन यानी जहाँ पार्टिकल्स जुड़ते हैं उसमें I इक्वल होता है हमारा, I बराबर होता है हमारा 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा। ये गलती से मैंने I लिख दिया यहाँ पे, मुझे 1 लिखना था यहाँ पे, तो इसके जगह 1 लिख देना। तो एसोसिएशन केस में हमारा I होता है 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा के बराबर। और ये जो अल्फ़ा है जो तुम लोग सोच रहे हो कि क्या है, ये होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन में 100। जैसे मैं अभी ये डिसोसिएशन का केस लेता हूँ, यहाँ पे I का वैल्यू ये है और मुझे इसमें अल्फ़ा ढूंढना है, तो मैं इसमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन चूज़ करूँगा और अपॉन में 100। डिसोसिएशन के केस के लिए डिसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए एसोसिएशन। ठीक है वीडियो लोग, तो एसोसिएशन में हमारे पार्टिकल्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो जुड़ जाते हैं। और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसका केस में एबनॉर्मल मास हो कैसे जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो एसोसिएशन का केस समझते हैं। एसोसिएशन होता है जोड़ना, और पार्टिकल्स जब जुड़ते हैं तो पार्टिकल्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो मिलके एक पार्टिकल बन जाते हैं। मतलब सारे मिलके एक नहीं बन जाते लेकिन मिल जाते हैं बहुत। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कम शो होगी ना, क्योंकि पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। पार्टिकल्स कम हो जाते हैं एसोसिएशन से, जुड़ने से कम हो जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम शो होगी बीड़ू लोग, यानी मोलार मास ज़्यादा कैलकुलेट होगा और फिर तेरा दोनों बराबर नहीं रहेगा। और फिर हमारा जो डिसोसिएशन का केस आता है, डिसोसिएशन के केस में जैसे NaCl पानी में आयंस में टूट जाता है, वैसे वही है डिसोसिएशन का केस। तो उसमें पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होगी, मोलार मास कम कैलकुलेट होगा। तो इसके वजह से भी वो बराबर नहीं होता है हमारे नॉर्मल मोलार मास के। तो यही दो रीज़न्स होते हैं वीडियो लोग कि हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एबनॉर्मल, हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मोलार मास कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के नॉर्मल मोलार मास के बराबर नहीं होता। ठीक है वीडियो लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम भाइयों और बहनों को मेरे द्वारा ये समझाया हुआ रिवीजन का वीडियो समझ आया होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो लोग कमेंट करना, मैं जल्दी तुम्हारे लिए जितना हो सके उतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।